यह उन दिनों की बात है जब विशालगढ़ राज्य के राजा को किसी विशेष काम के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ गया था। इसीलिए उसने अपने लाडले और मस्तीखोर बेटे को कुछ दिन के लिए राजपाट संभालने के लिए छोटे राजा घोषित किया। छोटे राजा राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो एक नंबर का मस्तीखोर था। एक दिन उन्होंने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो सबसे बड़े झूठ बोल सकता है उसे विजयी घोषित किया जाएगा और जीतने वाले को 1000 सोने की असरफी पुरस्कार मिलेगा। इनाम की लालच में कई झूठ बोलने में माहिर लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दरबार में आए। उनमें से एक ने दावा किया, सरकार, मेरे पास ऐसी मुर्गी है जो रोज 10,000 अंडे देती है और गाने भी गाते हैं। बात सुन छोटे राजा को बहुत मजा आया और कहा, वाह वाह, बहुत खूब भाई, तुम तो काफी अमीर निकले। एक अन्य फेंकूचंद ने कहा, सरकार, हर रात मैं उड़ते हुए चांद में जाता हूं और वहां से कुछ पत्थर लेके आता हूं। उस पत्थर से मैं यहां धरती में एक बंगला बना रहा हूं। झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे राजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई अलौकिक ताकत हो। एक तोंद निकले मोटे आदमी ने कहा, सरकार, जब से मैंने एक अमरूद के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे अमरूद पैदा हो रहे हैं। जब कोई अमरूद पक जाता है तो वो फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। छोटे राजा ने बड्ढे आराम से कहा, इसमें कौन सी बड्ढी बात है, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुमने उगाऊ अमरूद के बीज निगल लिए होंगे। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुम कौन से तिस्मार खान हो? सरकार, शेख चिल्ली ने कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बद्दे, बेवकूफ और झूठे आदमी हैं। आपको राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे राजा चिल्लाए, सिपाहियों, इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। आदेश पाते ही शेख चिल्ली को पकड़ा गया और जंजीरों में जकड़ा गया। तभी छोटे राजा चिल्लाया, निकम्मे गुस्ताख, तुम्हारी ये जुर्रत, अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बद्दा झूठे इंसान को मिलना चाहते हैं। जो कुछ मैंने कहा उससे बद्दा क्या और कोई झूठ हो सकता है? लेकिन राज्यसभा का उपयोग लोगों की समस्या को हल निकालना और न्याय दिलाने में उपयोग होना चाहिए महाराज। मुझे पूरा विश्वास है आप शायद अपने राज्य से बेवकूफ लोग ढूंढ कर उसे अपने राज्य से निकालने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। छोटे राजा को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे राजा उसे समझते थे। छोटे राजा को अपनी बेवकूफी पर थोड़ा शर्म भी आया। उन्होंने बात को संभालते हुए शेख चिल्ली से कहा, शाबाश, तुम इनाम के हकदार हो। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अक्ल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की सिक्के लेकर घर गया। शेख चिल्ली ने सोचा, छोटे राजा चाहे थोड़े मस्तीखोर हों, परंतु वो समय अनुसार परिपक्व हो जाएंगे। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। लक्ष्यपुर गांव में बांकेलाल नामक का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक पालतू गधा था। उसने अपनी सामान बाजार तक ले जाने के लिए उसे पाल रखा था। बांकेलाल बहुत कंजूस और लालची था। अपने गधे को केवल लाभ कमाने के साधन के रूप में देखता था। बेचारा प्राणी अपनी क्षमता से अधिक बोझ से दबा हुआ था। बांकेलाल कंजूस होने के कारण न केवल गधे को अत्यधिक भार उठाने को मजबूर करता था, भारी सामान के साथ वह खुद भी उसकी पीठ पर बैठकर गधे पर जुल्म करता था। गधा अपनी पीड़ा के बावजूद चुप और आज्ञाकारी रहा। उसने कभी भी अपने मालिक के अमानवीय व्यवहार का विरोध नहीं किया। उसे सूखी घास और पत्तियों के अलावा कुछ भी नहीं खिलाया जाता था और जब थक कर थोड़ी देर रुक जाता तो निर्दयी बांकेलाल उस बेचारे प्राणी को हंटर से मारकर उसे चलने के लिए मजबूर करता था। शहर के दूसरी ओर एक दयालु व्यापारी शामू रहता था। उसके पास भी एक पालतू घघा था। उसका घघा
उसके लिए केवल परिवहन का साधन नहीं था, उसका प्रिय साथी था। यदि भार बहुत अधिक होता तो वह अपने वफादार गद्दे पर अधिक बोझ डालने के बजाय उसे अपने सिर पर ले लेता और उसके संग पैदल चलता था। काम से पहले उसे नहलाता था और भरपेट उसकी मनपसंद भोजन खिलाता था, जिससे विश्वास और स्नेह का बंधन बना। एक दिन बांकेलाल को शहर से सामान का अच्छा खासा ऑर्डर मिला। ऑर्डर को पूरा करने उसने गधे पर उसकी क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में सामान लाद दिया और उसके पीछे एक चाबुक लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। बोझ इतना था, बेचारा गधा मुश्किल से चल पाता था। कुछ देर थककर रुक जाए तो रामू अपने स्वभाव के अनुरूप जोर से चिल्लाता और पीछे से हंटर मारकर चलने को मजबूर करता था। गधे ने काफी सहन किया। क्रोध और थकान से भरा गधा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अचानक विद्रोह के स्वर में गधे ने अपना भारी बोझ अपने कंधे से नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर बांकेलाल को एक जोरदार लात मारी और भाग गया। स्तब्ध और घायल बांकेलाल को अपनी क्रूरता का खामियाजा भुगतना पड़ा। बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करने और उन्हें अकेले ही शहर ले जाने के लिए छोड़ दिया गया। सामान काफी भारी था। उसे आज मालूम पड़ा कि भारी सामान उठाना कितना मुश्किल होता है। रात को घर पहुंचते पहुंचते वो काफी थक गया था। उसके पैरों में छाले पड़ गया था। अपने गड्ढे के बिना बांकेलाल को हर दिन गधे की तरह काम करना पड़ रहा था। उसे अपने गड्ढे पर थोपी गई कठिनाइयों का प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ा। एक दिन बाजार से लौटते वक्त बांकेलाल ने देखा उसका पड़ोसी शामू बाजार सामान पहुंचाने अपने गधे को तैयार कर रहा था। शामू ने कुछ सामान गधे पर लादा, उसे प्यार से सहलाया और बाकी सामान खुद उठा लिया और धीरे धीरे शहर की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलकर गधे को नरम नरम घास के साथ ताजा चने खिलाया और पानी पिलाया और फिर से दोनों खुशी खुशी निकल पड़े। इस तरह दोनों बड़े प्यार से आगे चला और अपना काम पूरा किया। रामू को आज एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह समझ गया कि उसका गधा एक वफादार साथी था जो बिना किसी शिकायत के उसका बोझ उठाता था। बदले में बांकेलाल ने उसके साथ कितने जुल्म किया है। सब कुछ सहन कर भी वो कितने ईमानदारी से अपनी मालिक की मदद कर रहा था। उसे अपनी करनी पर काफी पछतावा हुआ और मालूम हुआ प्यार और एक दूसरे की मदद से ही दुनिया हंसी खुशी आगे बढ़ता है। शहर में दो प्रतिद्वंद्वी कपड़ा व्यापारी थे जो कपड़ों और परिधानों के उत्कृष्ट संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए उत्सुक दोनों ने एक दिन शहर में एक त्योहार के दिन विशेष कपड़ों का मेला आयोजित करने का फैसला किया। मेले में दोनों ने विशेष छूट का भी ऐलान किया। छूट का सुनकर दोनों की दुकान पर काफी ग्राहक आकर्षित हुआ और ग्राहकों से दुकान खचाखच भर गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने चमकदार और नए नए डिजाइन का कपड़े दिखाने की कसम खाई। दोनों व्यापारियों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और एक दूसरे से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने में लग गए। शाम के वक्त था। एक प्यारी सी छोटी लड़की माशा अपनी दादी के साथ कपड़ों का मेला देखने आया। नए नए और आकर्षक कपड़े देखकर माशा को भी एक फ्रॉक बहुत पसंद आया और अपनी दादी से खरीदने के लिए जिद करने लगा। लेकिन वह लोग काफी गरीब थे और महंगे कपड़े खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। दादी ने माशा को समझाते हुए कहा, हमारे पास इतना धन कहाँ है जो नए नए कपड़े पहन सके। मेरे पास तो चंद सिक्के हैं जो काफी नहीं है। माशा काफी निराश हुआ, लेकिन माशा दौड़ते हुए कपड़ा सेठ के पास गया और कहा, अंकल, मुझको ये फ्रॉक काफी पसंद आया, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 सिक्के हैं। क्या आप हमें यह 2 सिक्के के बदले दे सकते हैं? और मैं आपको यह लॉकेट भी दे दूंगा जो मेरे दादाजी ने बहुत पहले मुझे दिया था। व्यापारी ने लॉकेट को अपने हाथ में लेकर बहुत बारीकी से देखा। दरअसल वो पुरानी सी देखने वाली लॉकेट एक बेशकीमती हीरा था जो उन दोनों को मालूम नहीं था। वह व्यापारी काफी लालची था। उसने उन गरीबों को धोखा देने का सोचा और उसने माशा से कहा, यह पुरानी सी लॉकेट का क्या मोल? यह फ्रॉक तो काफी महंगी है। कुछ पैसे भी लेके आओ तो बात है, वरना इस साधारण लॉकेट के बदले यह फ्रॉक नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर उन्हें दूर भगा दिया। व्यापारी ने सोचा, पैसा भी ले लूंगा और लॉकेट भी हथिया लूंगा। माशा काफी निराश था। वह अपनी दादी के साथ चले गए। थोड़ी दूर रामू के दुकान पर भी वही फ्रॉक दिखाई दिया। माशा फिर अपने दादी से वह फ्रॉक खरीदने की जिद करने लगा।
दादी जी ने काफी समझाया, लेकिन माशा नहीं माना। वह लोग फिर से रामू के दुकान पर गया और फिर 2 सिक्के और लॉकेट के बदले फ्रॉक देने के लिए कहा। रामू ने भी बहुत बारीकी से लॉकेट देखा और उसे भी पता चला कि लॉकेट में बेशकीमती हीरा है। लेकिन रामू बहुत ईमानदार था और उसने सारी सच्चाई दोनों को बता दिया। रामू ने कहा, यह तो काफी अनमोल रत्नों में से है और इसकी कीमत लाखों में है। मेरी सारी दुकान की कपड़े की पैसे भी अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो भी बहुत कम पड़ी डीढ़ेगा। माशा और उसकी दादी काफी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन व्यापारी के ईमानदारी पर काफी खुश हुआ। दादी ने कहा, हमें ज्यादा धन का लोभ नहीं है, हमारा तो काफी कम धन में भी गुजरा हो जाता है। आप हमें कुछ पैसे दे दो और मेरी पोती माशा को उसकी पसंदीदा फ्रॉक दे दो, इतना काफी है, इसी में हम लोग खुश है। रामू तो तैयार नहीं था, लेकिन दोनों ने काफी जिद किया तो रामू ने मेले से कमाया सारा धन और माशा को एक अच्छी सी स्कूल में दाखिला कर उसकी सारी स्कूल फीस देने के बदले सौदा मंजूर किया। रामू और दोनों ने एक अच्छा सौदा किया। वह पहले वाला लालची व्यापारी दुकान की दरवाजे पर बैठकर माशा और उनकी दादी के वापस आने का राह देख रहा था। उसे यकीन था कि कुछ पैसे लेकर वह दोनों जरूर वापस आएगा। उसने दोनों को वापस आते देखा। उत्सुक होकर वह उसके पास गया और पूछताछ की, कितने पैसे लेकर आए हों। दोनों ने सारा माजरा समझाया और कैसे ईमानदार व्यापारी रामू के साथ उनका सौदा हुआ। लालची व्यापारी ने गुस्से से अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, वह कीमती लॉकेट मेरा है, किसी और को नहीं मिल सकता, उस पर मेरा हक है, मुझे लौट आओ। चिल्लाते हुए वो रामू की दुकान की ओर दौड़ने लगा, लेकिन रामू तो ईमानदारी का सौदा कर वहां से जा चुका था। लालची व्यापारी अपनी किस्मत को रोने लगा और अपनी मूर्खता से पछताने लगा, लेकिन अब हो ही क्या सकता था। लालच की वजह से उसने हाथ आए सुनहरा मौका घुमा दिया था। इसीलिए तो कहते हैं, लालच बुरी बला है।